तलबा, आज की नशिस्त में आपको मेरा प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज हम जिस तरह से पिछली नशिस्त में आपकी निसाब में शामिल सबक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जिसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, हम शुरू कर चुके हैं, जो आपका सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 1 है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जिसे मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखा है, जो सफ़ा नंबर आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 5 पर है। आज हम पिछले सेशन में जहाँ तक हमने मुकम्मल किया था, उससे आगे वाला हिस्सा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको मेरा उर्दू पढ़ने के लिए एक ही गुजारिश है कि आप हमेशा तवज्जो और दिलचस्पी का मुज़ाहिरा दें। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह से हमने पढ़ा सफ़ा नंबर 8 पर, जो आखिरी लाइन थी, उसमें ये लिखा था कि रखना अंदाजियाँ की, यानी पीछे हमने ये पढ़ा कि मिर्ज़ा और कलीम के दरमियान जो बातचीत हो रही थी, उसमें आखिर वाले इक़्तिबास में मिर्ज़ा जो हैं वो कलीम से कहते हैं कि आपको मालूम है कि जो जितना भी तरका जमादार छोड़ कर मर गए या वफ़ात पा गए, तो उनके जो वारिस थे उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक उनके मरने के बाद नहीं किया, और तरह तरह की रखना अंदाजियाँ, तरह तरह से मुश्किलात में मेरे रास्ते में मुश्किलात का इजाफ़ा करते रहे, जिसकी वजह से यहाँ से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बंदा को आप जानते हैं बक्के बखेड़े से कोसों भागता है, सोहबत ना मुलायम देखकर किनारा कश हो गया। लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं। इस रोज़ से अंदर बाहर वावेला मची हुई है और इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाए। हमने पढ़ा अजीज बच्चों कि किस तरह से मिर्ज़ा को जमादार के जो बेटे, पोता, पोतियाँ, नवासे, नवासियाँ और उनकी तरफ से जो उनके मिर्ज़ा के साथ जो बर्ताव हुआ, आपने देखा कि मिर्ज़ा ने कहा कि मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं ऐसा शख्स हूँ कि मैं लड़ाई झगड़े से, मैं बखेड़े से दूर भागता हूँ। मैं लड़ाई झगड़े से, बच्चों, मिर्ज़ा ने कहा कि मैं दूर भागता हूँ। जब मैंने देखा कि जमादार के खानदान वालों में कोई अच्छी तरह से सलूक मेरे साथ नहीं किया जा रहा था, तो मैं खुद ब खुद जो है वो किनारा कश हो गया, मैं खुद ब खुद जो है वो अलहदा हो गया। लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं, यानी उन जमादार के जो वारिसीन हैं उनमें से किसी को भी बंदोबस्त करने का सलीका, कोई हौसला, कोई तदाबीर नहीं है, जिसकी वजह से अंदर भी और बाहर भी, खानदान के अंदर भी और बाहर भी बहुत शोर मचा है कि किसी तरीके से मिर्ज़ा को मना लिया जाए। ये मशवरे पूरे ख़ानदान में किए जा रहे हैं। अब कलीम क्या कहता है, क्योंकि इस सबक में इस सफ़ा पर भी कलीम और मिर्ज़ा की ही आपस में बातचीत हो रही है। कलीम कहते हैं लेकिन आपने इसका तज़किरा भी नहीं किया। मिर्ज़ा से मुखातिब होकर कलीम कहते हैं कि आपने तो कभी मेरे साथ इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। मिर्ज़ा, अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता तो इस्तक़लाल मिजाज से बेबहरा, गैरो हमीयत से बेनसीब ठहरता। मिर्ज़ा कहते हैं कि अगर मैं आपसे इस बात का जिक्र करता तो बहुत ही मैं क्या कहलाता, इस्तक़लाल मिजाज कहलाता, यानी मुझ में कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं ठहरती, यानी मैं तो कोई बात बर्दाश्त करने के काबिल
बिल्कुल ही नहीं रहता अगर मैं आपसे ये जिक्र करता, और मैं गैरतमंद हूँ इसलिए मैंने इस बात का जिक्र ही आपके सामने नहीं किया। अब आप खड़े रहने में तकलीफ होती है, इजाज़त दीजिए मैं जाकर बिछौना भिजवा दूँ और मरीज़ा की तीमारदारी करूँ। अजीज़ बच्चों, आपने पढ़ा कि मिर्ज़ा की जो वालिदा हैं वो बहुत बीमार हैं, तो कहते हैं मिर्ज़ा कलीम से कह रहे हैं कि आप खड़े खड़े जो हैं वो थक जाएंगे, आपको खड़े खड़े तकलीफ़ हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाकर आपके लिए सोने के लिए बिछौना और बाकी चीज़ें भेज देता हूँ, और मुझे मेरी जो बीमार वालिदा हैं उनकी तीमारदारी, उनकी खिदमत करने का मौका दे और मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ। कलीम: खैर मुकाम मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। अब कलीम मिर्ज़ा से फिर से कहते हैं, खैर मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं घर से वालिदैन से लड़ झगड़ कर, भाई बहन की अनसुनी कर, माँ की नसीहत नहीं मानकर घर छोड़कर इस वक्त निकल आया हूँ, और मेरी तो ये मजबूरी है, आप कम से कम एक चिराग मुझे, एक शम्मा मुझे भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, बहुत तारीकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत घबरा रही है। मिर्ज़ा जवाब क्या देते हैं कलीम को? अजीज़ बच्चों, कहते हैं चिराग क्या, मैंने लैंप रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन गर्मी के दिन हैं, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे और आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और इस मकान में अबाबिलों की कसरत है, रोशनी देखकर गिरनी शुरू होंगी और आपका बैठना दुश्वार कर देंगी, थोड़ी देर सब्र कीजिए, महताब निकला आता है। फिर से मिर्ज़ा क्या कहते हैं, आप तो चिराग की बात करते हैं, आप तो शम्मा की बात कर रहे हैं, मैं तो लैंप रोशन कराने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मजबूरी मेरे लिए क्या है, आज गर्मी के दिन है, यानी गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो लैंप के इर्द गिर्द या चिराग के इर्द गिर्द जो हैं वो जमा हो जाएंगे और आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस जगह पर जहाँ पर आप ठहरे हैं, इस मकान पर बहुत सारी अबाबिलों की कसरत है, छोटे छोटे परिंदे, छोटा सा परिंदा एक अबाबिल होता है, चिड़िया, वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबाबिलें हैं, और जब वो रोशनी देखेंगी तो रोशनी देख कर वो परेशान हो जाएंगी और वो रोशनी पर गिरना शुरू हो जाएंगी और आपका यहाँ बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अजीज़ बच्चों, आपने देखा कि मिर्ज़ा किस तरह से कलीम को बहाने बना बना कर हर बात के लिए टालता ही जा रहा है। थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, मिर्ज़ा कलीम से कहते हैं कि थोड़ी देर की बात है, सब्र कीजिए, चांद तो अभी निकलने वाला है, फिर रोशनी हो जाएगी। कलीम जब घर से निकला तो खाना तैयार था। अब जिस वक़्त कलीम अपने वालिदैन से लड़कर घर से भागा और मिर्ज़ा के पास पहुंचा तो क्या था कि उस वक़्त घर में खाना तैयार था, लेकिन कलीम इतने गुस्से में था, इतने तैश में था कि उसने खाने के मुतालिक परवाह न की। यानी उसने देखा कि इतना ज़्यादा गुस्सा था जब वो घर से निकला, तो उस वक़्त खाने की भी कलीम ने कोई परवाह ना की। लेकिन क्या हुआ कि इस वक़्त बहुत भूख लगी थी और वो खाना खाए बगैर घर से जब निकल पड़ा, मिर्ज़ा के मिलने के बाद मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा कुछ पूछेंगे तो कह दूंगा। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था, क्योंकि अव्वल तो कुछ ऐसी रात ज़्यादा नहीं गई थी, दूसरे ये इसको मालूम हो चुका था कि कलीम घर से लड़कर निकला है, तीसरे दोनों में बेतकल्लुफ़ी गायब दर्जे की थी। लेकिन मिर्ज़ा कसदन इस बात से मुतरिज़ ना हो और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले इसकी अंतड़ियों ने कुल हु अल्लाह पढ़नी शुरू कर दी।
इस इक्तबास में जब कलीम के बारे में जिक्र है कि जब कलीम घर से निकला था, जिस वक़्त कलीम घर से निकला उस वक़्त खाना तैयार था, लेकिन कलीम इतने गुस्से में था, इतने तैश में था कि कलीम ने खाने की भी कोई परवाह न की और खाए बगैर ही घर से निकल पड़ा। तभी जब मिर्ज़ा मिले तो मिर्ज़ा के मिलने के बाद कलीम अब इस इंतज़ार में था, यूं मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा तो मुझसे पूछेंगे ही कि क्या खाना खाया है या नहीं खाया है, तो मैं कह दूंगा मैं बगैर खाने जो है वो निकल आया हूँ। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था। मिर्ज़ा को चाहिए था कि वो पूछे क्या आपने खाना खाया है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ज़्यादा तो रात नहीं बीती है, दूसरी बात ये है कि अब मिर्ज़ा को ये भी मालूम हो चुका है कि कलीम जो है घर से लड़कर निकला है, तीसरी बात ये है कि कलीम और मिर्ज़ा के बीच में बहुत ही ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी गायत दर्जे की थी, यानी इतने ज़्यादा करीबी दोस्त थे कि हर बात जो है एक दूसरे के साथ ये हर बात एक दूसरे की के वाकिफ़ थे। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है कि मिर्ज़ा कसदन उस बात से मुतरिज़ ना हो और कलीम बेचारे का भूख के मारे अब ये अचानक क्या होता है कि कलीम जो है उसकी बेचारे की भूख की मारे बहुत बुरा हाल हो गया और मिर्ज़ा जो है मिर्ज़ा को तो कोई एतराज़ नहीं था इस बात से कि उसे पता चले कि कलीम जो है वो भूखा है, लेकिन उसके बरक्स जिस जगह मस्जिद में कलीम ठहरा था वहाँ पहुँचने से पहले ही कलीम की अंतड़ियों में भूख की वजह से, पेट में भूख की वजह से आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी थी, यानी अंतड़ियों ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू हो गई थी। जब उसने देखा मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू में नहीं आता, जब कलीम को पता चला कि मिर्ज़ा जो है वो ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है और अनकरीब तमाम शब के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है और अनकरीब जो है वो तमाम रात के लिए मुझसे रुखसती चाहता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर खुद कहा कि सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो तभी कलीम जो है एक बेगैरत बनकर ये कहता है मिर्ज़ा से कि सुनो यार, सुनो ए मेरे दोस्त, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है। मिर्ज़ा कहते हैं सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो, तुम वैसे ही झूठ मूठ की बातें कह रहे हो, सच तो बताओ आपने खाना नहीं खाया है। अजीज तुलबा, आपने देखा कि किस तरह से मिर्ज़ा और किस तरह से मिर्ज़ा और कलीम के आपस में बातचीत हो रही है और कलीम जो है वो किस तरह से अपना हाल बताते हैं। अब कलीम कहते हैं तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूँ। कलीम जो है वो कसमें खा रहे हैं, मैं तो भूखा हूँ, लेकिन मिर्ज़ा को इस बात की पूरी तरह से वो मिर्ज़ा ये सोचते हैं कि शायद ये बहाने बना रहा है कि ऐसा नहीं है कि कलीम बिना खाए आए, घर से ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मिर्ज़ा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि कलीम जो है वो भूखा है। अब मिर्ज़ा का इस बात पर क्या जवाब आता है अजीज तुलबा, वो पढ़ते हैं। मिर्ज़ा मर्दे खुदा तो आते ही क्यों नहीं कहा, अब इतनी रात गए क्या हो सकता है, दुकानें भी सब बंद हो गई और जो एक दो खुली भी हैं तो बासी चीजें रह गई होंगी जिनके खाने से फाका बेहतर है। घर में आज आग तक नहीं सुलगी, मगर जाहिर है कि तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है कि देव इश्तहा को ज़ेर करना बड़ी हिम्मत वालों का काम है। अजीज तुलबा, मिर्ज़ा कहते हैं ए खुदा के बंदे, आपने आते आते ही मुझे क्यों नहीं कहा कि मैंने खाना नहीं खाया है। अब तो इतनी ज़्यादा रात बीत चुकी है,
अब तो सारी दुकानें आसपास की बंद हो चुकी होंगी। अब क्या किया जाए? अगर एक दो दुकान कोई खुली भी होगी तो उन पर बासी चीजें बची होंगी, पुरानी रोटी, पुराना खाना, यानी बासी रोटी बची होगी, जिनके खाने से तो बेहतर है आप भूखे ही रहो, आप फाका ही दो, क्योंकि बासी चीज खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं अपने घर का क्या हाल बताऊं। मिर्जा जो है वो कलीम से कहते हैं कि मेरे घर का तो ये हाल है, आज सुबह से तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला है। अजीज तुलबा फिर क्या कहते हैं, मगर जाहिर है कि तुमसे, ये तो मुझे मालूम है कि तुमसे भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और फिर तुम जैसे देवनमा, तुम जैसे जिन इंसान को जेर करना तो बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत वाले लोगों की काम है, बहुत ही हिम्मत का काम है। अब क्या कहते हैं मिर्जा, एक ताबीर समझ में आती है। अजीज तुलबा क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक स्कीम आती है, एक स्कीम समझ में आ रही है। जाओ छदामी बड़भोंचे के यहाँ से गरम गरम खस्ता चने की दाल बनवा लाओ, बस एक धेले की मुझे काफी होगी, रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने भी ना पाया था कि मिर्जा जल्दी से उठ बाहर गए, चश्मे जदन में चने बुनवा लाए, मगर दहले के कह कर गए थे या तो काम के लाए या राह में दो चार फंके लगाए। इस वास्ते कलीम के रूबरू 2 3 मुट्ठी चन्ने से ज्यादा न थे। अब क्या होता है, कहते हैं कि मेरी समझ में एक ताबीर आती है कि जाओ छदामी बड़भोंचे के यहाँ क्या लाओ, गरम गरम चने जो हैं वो बुनवा कर उनकी दाल बनवा लाओ मेरे लिए एक दहला भी काफी है, क्योंकि मुझे इस वक्त, इस रात के वक्त में इतनी भूख लगी है कि कुछ मिल जाए खाने के लिए, मेरे लिए वो भी काफी है। कहते अभी कलीम ने कोई लफ्ज बोला भी नहीं था कि मिर्जा जल्दी से उठकर चला गया। ऐसे गया चश्मे जदन, यानी जैसे आंख यानी झपकती है, पलक झपकती है, इतनी देर में जाकर चने बुनवा कर ले आया। मगर दहले के कह कर गया था, यानी कह गया था कि कितने लाना है, या तो लाते लाते बहुत कम लाए उसने, या फिर 2 3 मुट्ठी भर खुद को खा लिए रास्ते में। इस वास्ते यही वजह थी कि कलीम के पास जब चने पहुंचे 2 या 3 मुट्ठी चने से ज्यादा नहीं थे। अजीज तुलबा मिर्जा अब क्या कहते हैं, मिर्जा और कलीम के बीच में ये बातचीत हो रही है। मिर्जा कहते हैं यार तुम बड़े खुशकिस्मत हो के इस वक्त भाड़ मिल गया, जरा जरा वल्ला हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे बुलस रहे हैं, और सूंधी सूंधी खुशबू भी अजीब दिल फरेब है, बस बयान नहीं हो सकता। ताजुब है कि लोगों ने खस और मिट्टी का इतर निकाला, मगर बुने हुए चुन्नों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। अजीज तुलबा मिर्जा आप कहते हैं कलीम को कि तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हो, इस वक्त इतनी देर रात को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल गया, वरना जरा खुदा के लिए हाथ तो इनको लगाओ, देखो कैसे जल रहे हैं, कैसे भुन रहे हैं, कैसे जल रहे हैं, कैसे बुलस रहे हैं, कितनी सूंधी सूंधी, कितनी मीठी मीठी खुशबू, अजीब ही दिल फरेब, दिल को अच्छी लगने वाली सूंधी सूंधी खुशबू इन चनों से आ रही है। बस मैं लफ्जों में ये बयान नहीं कर सकता कि कितने अच्छे, कितनी अच्छी खुशबू, कितने गरम गरम, कि मैं इसकी तारीफ में मैं लफ्जों में कोई बयान नहीं कर सकता। ताजुब है लोगों ने खस और मिट्टी का अतर निकाला, कहते इसमें क्या ताजुब की बात है, हैरान कुन बात यह है कि लोगों ने घास और मिट्टी का भी इतर निकाल दिया, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। अजीज तुलबा
मिर्जा चाहता था कि वो चन्नू की इतनी ज्यादा तारीफ करे कि मिर्जा की तरफ कलीम का पूरा जो तवज्जो है वो चन्नू की तरफ मुंतकिल हो। अब कहते हैं इसमें क्या हैरान होने वाली बात है, लोगों ने तो घास और मिट्टी का भी इत्र बना डाला, लेकिन किसी को चन्नू की इतनी सूंधी सूंधी खुशबू की तरफ जहन जो है नहीं गया, इस तरफ को ख्याल नहीं गया। कोई फन हो, कमाल भी क्या चीज है, देखिए इतनी रात तो गई है मगर छदामी की दुकान पर भीड़ लगी है। बंदे ने तहकीक सुना है हुजूर वाला के खासे में छदामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है। और वाक़ा में जरा आप गौर से देखिए। अब क्या देखते हैं, अब क्या कहते हैं कि कोई फन हो, किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का किसी को हुनर जब होता है वो भी एक कमाल की चीज होती है। आइए, इतनी ज्यादा देर रात गुजर गई है फिर भी छदामी की दुकान पर चने खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई है। अजीज तुलबा क्या कहते हैं कि बंदे के बारे में मैंने तहकीक से सुना है कि बंदा जो है वो बड़ा ही खास चीज है, खास शख्स है। कहते हैं कि इतनी खास है, इतना मशहूर है कि छदामी की दुकान जो पर हमेशा जो है बिला नागा जो है चना लगता है। और वाक़ा में ज़रा आप गौर से देखिए, जब हम इस वाक़े को गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कमाल करता है वो शख्स, बनोने में चनून को सडोल बना देता है। जब वो चनों को भुनता है वो इतने सख्त सख्त सडोल जो है बनते हैं, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम, सच कहना ऐसे खूबसूरत खुशकता सडोल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में इसकी ये कमाल हासिल है, किसी दाने पर खराश तक नहीं, टूटने फूटने का क्या मज़कूर। और दानों की रंगत तो देखिए, कोई बसंती है और कोई पस्ती है, गर्ज दोनों रंग खुशनमा हैं। यूं तो सदहा किस्म के गले और फल जमीन से उगते हैं, लेकिन चन्ने की लज्जत को कोई नहीं पाता। आपने वो एक ज़रीफ की हकायत सुनी होगी अजीज तुलबा, किस तरह से मिर्ज़ा जो है वो चन्ने के बारे में बहुत सारी तारीफ करते हैं कि किस तरह से चन्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बुना जाता है। और मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि ये देखने में भी कितने खूबसूरत, कितने अच्छे लगते हैं। इनकी अगर दाल बनाकर खाई जाए तो किसी भी दाने पे कोई भी खराश जो है वो नहीं दिखती, टूटने फूटने का तो क्या मतलब ही नहीं है। रंगत भी इतनी अच्छी है, कोई बसंती है और कोई पस्ती है। ऐसी रंगत है जिस तरह से लगता है कभी मौसम बहार की तरह है लगते हैं और कभी खिजा की तरह लगते हैं, लेकिन दोनों रंग जो है वो खुशनुमा लगते हैं। यूं तो सदहा किस्म के गले और फल जमीन से उगते हैं, यूं तो सैकड़ों किस्म के फल और अनाज जो है ज़मीन से उगाए जाते हैं, लेकिन चन्ने की लज्जत को कोई नहीं पाता। आपने वो एक ज़रीफ़ की हकायत सुनी होगी, आपने एक ज़राफ़त भरी हकायत सुनी होगी। कलीम ने मिर्ज़ा से पूछा, फरमाइए मिर्ज़ा, चना एक मर्तबा हज़रत मिकाइल की खिदमत में जिन अराज़ा के इबाद का एहतमाम सुपुर्द है फरियाद लेकर गया। अजीज तुलबा, अगले सफ़े पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या बातचीत होती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब हज़रत मिकाइल के पास जिनके ज़िम्मे जो है वो रिज़्क़ जो है देना मंसूब है, उनके पास जब एक शख्स जो है वो ये अपनी रुदाद लेकर गया तो हज़रत, मैंने ऐसा कसूर क्या किया है, जो ही मैंने सर ज़मीन से निकाला तीर सितम चलने लगे। कि जो ही मैंने ज़मीन से सर निकाला अजीज़ तुलबा कि क्या कहते हैं कि जैसे तीर मेरे
सितम के तीर मेरे सर पर चलने लगे। माकुलात और भी है। अजीज तुलबा, माकुलात का मानी जो होता है वो कहते हैं कि और भी बहुत किस्म के अनाज जो है वो ज़मीन से उगाए जाते हैं, मगर जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं किसी पर नहीं होते। चना क्या कह रहा है कि और भी बहुत सारे अनाज जो है वो ज़मीन पर उगाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जुल्म मुझ पर होते हैं ऐसे जुल्म किसी और पर नहीं होते। नशो नमा के साथ तो मेरी कताई बुरीद होने लगती है। मेरी कोंपलों को तोड़कर आदमी साग बनाते हैं और मुझे कच्चे खा जाते हैं। जब बारूद हुआ तो खुदा झूठ ना बुलवाए। आदमी बकरी बनकर लाखों मन भोंट चरते हैं। इससे निजात मिली तो होले करने शुरू किए। पक्का तो शाख बर्ग बुस बनकर बैलों और भैंसों के दोजक शिकम का ईंधन हो गए। रहा दाना इसको चक्की में दले, घोड़ों को खिलाए, झाड़े बुने बेसन बनाए, खोलते हुए पानी में उबाले, कंघियां बनाए। गर्ज शुरू से आखिर तक मुझ पर तरह तरह की आफतें नाजिल रहती हैं। चन्ने का हजरत मिकाइल के दरबार में इस तरह बेबाकाना चटर पटर बोलना सुनकर हाजरीन दरबार इस कदर ना खुश हुए, हर शख्स उसे खाने के लिए दौड़ा। चना ये माजरा देखकर बे इंतजार हुक्म आखिर रुखसत हुआ। अब जब चना हजरत मिकाइल के दरबार में जो ही पहुंचता है और अपने लिए तरह तरह के जो सितम हैं वो उन सितम का अजाला करने के लिए कहते हैं कि मेरे साथ क्या क्या सितम हुआ। कहते अनाज जो है ज़मीन पर अजीज तुलबा और भी बहुत से उगाए जाते हैं, लेकिन चना कहता है कि मुझे किस किस तरह से जुल्म का निशाना बनाया जाता है। जब मेरी नशो नमा होती है, जो ही मैं पैदा होता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या होता है। मेरी कोंपलों को लोग तोड़कर साग बनाते हैं और मुझे कच्चा भी खा जाते हैं। साग के साथ साथ कभी कभी मुझे कच्चा भी खा जाते हैं। जब मुझ पर बार यानी जब मुझ पर फसल उगती पैदा हो पकने की वाली होती है, उस वक़्त खुदा मुझसे झूठ ना बुलवाए। यानी मैं कब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इंसान जो है वो बकरी की मानिंद लाखों मन भूंट चरते हैं। इंसान जो है वो क्या करते हैं, वो लाखों मन भूंट जो है वो चरते रहते हैं। इससे निजात मिली तो होले करने शुरू हो जाते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो और तरीके से मुझ पर होले करने शुरू हो जाते हैं। पक्का अगर मैं पक गया तो मेरी शाख व बरग मेरी जो टहनियाँ हैं, जो मेरा पेड़ है, उसको बुस बनकर बैलों को भैंसों का दोज़के शिकम का ईंधन बना देते हैं। यानी बैल भैंस या जानवरों को खिलाया जाता है। फिर रहा अजीज तुलबा रहा दाना, उसको चक्की में छोटा छोटा करके दलिया करके यानी दो दो हिस्सों में बांट कर घोड़ों को खिला देते हैं। झाड़ में बुने तो बेसन बना देते हैं। खोलते हुए यानी अगर गरम गरम पानी में मुझे उबालें तो किंगियां बना देते हैं। उबाल कर मुझे खाया जाता है। अजीज तुलबा, गर्ज शुरू से आखिर तक मुझ पर किस पर, चने पर क्या क्या आफतें नाजिल रही वो सब जो है वो बयान करते हैं। चने का हजरत मिकाइल के दरबार में इस तरह बेबाकाना यानी इस तरह से बोलना, चटर पटर करना, हर बात सुनाना उस वक़्त हाजरीन को बहुत ज्यादा नाखुश लगता है, मगर हर शख्स इसे खाने के लिए दौड़ता है। यानी हर शख्स जो है वो चने को पसंद करता है। चना या माजरा देखकर, चना ये माजरा जब देखता है तो बेइंतजार हुक्म आखिर रुखसत हुआ, यानी इंतजार किए बगैर जो है वो वहां से रुखसत हो जाता है। सो हजरत ये चने ऐसे लज्जत के बने हैं कि फरिश्तों के दंदाने आज भी इस पर तेज हैं। अब क्या कहते हैं मिर्जा, कहते हैं कि इतने लजीज चने बने हुए हैं, इतने मजेदार बने हैं कि फरिश्तों के दांत भी इसे खाने के लिए जो है वो तेज हो रहे हैं। अफसोस है कि इस वक्त नमक मिर्च बहम नहीं पहुंच सकता। अगर इस वक्त इस पर नमक और मिर्च भी हो, वरना मीर मधु के कबाबों में ये खस्तगी और ये सूंदापन कहाँ। कहते तभी तो मीर मधु के कबाब इतने ज्यादा मशहूर हैं, इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने
खाने में, और उनका इतना सूंदी सूंदी सी खुशबू, इतनी मीठी मीठी खुशबू होती है। ये तो सिर्फ किसकी वजह से है? सिर्फ चने की वजह से है। गर्ज मिर्जा ने अपनी चर्ब जुबानी से चनों की घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। अलगर्ज क्या होता है कि मिर्जा जो है वो अपनी चर्ब जुबानी से, यानी अपनी इतनी ज़्यादा चनों के बारे में खुशामद कर करके ऐसा लग रहा था कि वो अपने दोस्त को ऐसे चनों के बारे में बता रहा था जैसे वो घी में तली हुई दाल बनाकर अपने दोस्त को खिलाए जा रहा था। कलीम तो भूखा था ही, कलीम को तो भूख लगी ही थी, उसको भी हमेशा से कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार मालूम हुए। अब वो कलीम ये सोच रहा था कि भूख तो थी ही, लेकिन उसको पहले से ज़्यादा जो है चने मज़ेदार जो है वो मालूम हो रहे थे। मिर्ज़ा ने घर जाकर एक मैली दरी और एक कसीफ सा तकिया भेज दिया। अब मिर्ज़ा जब घर गए, एक पुरानी मैली कुचैली दरी और एक पुराना तकिया जो है वो किसको भेज दिया? कलीम को भेज दिया। वहीं घड़ी में कलीम की हालत इस कदर मुतगैर हो जाना इबरत का मुकाम है, यानी 2 ही घड़ी में उस कलीम की ऐसी हालत हो जाती है, वो इस कदर मुतगैर, इतनी इबरतनाक उसकी हालत होती है कि ये इसलिए भी कहा जाता है अजीज बच्चों कि जब कोई बेटा हो या बेटी हो, जब माँ बाप का नाफरमानी कर कर कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो उसकी ऐसी ही हालत होती है जैसी हालत कलीम की इस सबक में होती है। या तो खलवत खाना और इशरत मंजिल में था, या अब एक मस्जिद में आकर पड़ा। वहाँ घर में तो वो एक शहाना जिंदगी, एक इशरत भरी जिंदगी जो है गुजारता था। यहाँ पर जब वो माँ बाप का कहना ना मानकर मिर्जा के पास चला आता है तो वो कैसे एक मस्जिद में किस तरह से पड़ा है, वो हाल आपने इसके पिछले सेशन में भी सबक में पढ़ा और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि उसकी मस्जिद में ऐसी हालत थी कि वो जो ऊपर बयान कर चुके हैं ये हाल जो है कलीम का हो चुका था। घर के ऐवान नियामत को लात मार कर निकला था तो पहले ही वक्त चने चबाने पड़े। कहते जब घर की नियामतों को लात मार कर कलीम निकला तो पहले ही कदम पर चने चबाने पड़े। ना चिराग मिला, ना सोने बैठने के लिए चारपाई मिली, ना कोई बहन भाई था वहाँ, ना कोई मोनस था, ना गमख्वार था, ना वहाँ कोई मोहब्बत करने वाला था, ना ही कोई उसका गम दुख दर्द जो है वो सुनने वाला था, ना ही वहां पर कोई नौकर था, ना ही उसकी खिदमत के लिए कोई खिदमत गुजार था। मस्जिद में अकेला बैठा था और कलीम की ये हालत थी। जैसे कैसी हालत थी? जैसे कैद खाने में एक हाकम का गुनहगार या कफस में मुर्गनो गिरफ्तार। ऐसा लग रहा था जिस तरह से किसी हुक्मरान ने किसी को, गुनहगार को इस तरह से जेल में डाला हो, कैद खाने में डाला हो। ऐसी शक्ल सूरत जो है वो कलीम की हो चुकी थी। या ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्ग नो गिरफ्तार को, एक किसी नए परिंदे को पकड़कर किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, और कोई होता तो उसकी हालत पर नजर करके तनबीहा पकड़ता। कलीम की जगह अगर कोई और शख्स होता जो हालत कलीम की थी अजीज बच्चों, वो देखकर वो अपने कान पकड़ता, कभी ऐसी हरकत ना करता, अपनी हरकत से उसी वक्त तौबा करता, अपने काम जो किए थे, अपने आफाल जो किए थे, उन आफालों पर वो इस्तगफार पढ़ता, तौबा करता, और उसी वक्त नहीं तो सवेरे गुजरदम बाप के साथ नमाज सुबह में जा शरीक होता। अगर कलीम की जगह कोई और होता तो वो तनबीहा करता, वो तौबा करता, वो अपनी हरकत पर नदामत होती उसे अपनी हरकत पर, और ऐसे काम किए उन पर इस्तगफार करता और उसी वक्त तौबा करके अपने सुबह सवेरे अपने बाप के साथ जाकर नमाज मस्जिद में पढ़ता। और लेकिन कलीम को और बहुत से मजमून सोचने थे, कलीम को जहन में और भी बहुत मजमून सूझ रहे थे। उसने रात भर भी क्या किया, रात भर उस मस्जिद में, जिस मस्जिद में मिर्ज़ा ने उसे ठहराया था, उसकी हिजू में उसने एक कसीदा लिख डाला, और मिर्ज़ा ने जैसे जैसे उसके साथ बर्ताव किया था मिर्ज़ा के लिए उस शान में एक मसनवी लिख डाली। सुबह होते ही आँख लग गई। जब सुबह हुई तो आँख लग गई। अजीज बच्चों,
ہم نے یہاں تک صفحہ نمبر 11 تک مرزا ظاہردار بیگ کو آج مکمل کیا. ابھی اس میں اور بھی آگے جو پڑھنا ہے وہ مطلوب ہے. تو آج ہم یہیں تک اس سبق کو پڑھتے ہیں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کریں اور توجہ اور تسلی بخش جو ہے اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈیں، اور ایسا نہ کریں جو کلیم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا. ایسا آپ اسٹوڈنٹس، آپ طلباء کو گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. شکریہ.